सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुज़िश्ता रोज काबीना के इजलास के दौरान वजीर आजम ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी है, जिसमें पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैंडेट की मुबैना चोरी तस्लीम किए बगैर किसी किस्म के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। आज इस बयान पर हुकूमत की जानिब से रद्द अमल सामने आया है। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि वजीर आजम इससे कबल भी 4 मरतबा पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, मगर उनके बकौल बानी पीटीआई मुज़ाकरात के बजाय अफरा तफरी चाहते हैं और इस तर्ज अमल के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब मुफाहमत के लिए नेशनल डायलॉग कमेटी कायम करने वाले पीटीआई के साबिक रहनुमाओं ने बराह रास्त वज़ीर आज़म से रब्ता किया है। रोजनामा जंग के मुताबिक फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने वज़ीर आज़म को एक खत लिखा है, जिसमें मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम किया गया है। इससे मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए एक सुनहरी मौका करार दिया गया है। ताहम खत में इमरान खान का जिक्र किए बगैर कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई के असीर रहनुमाओं को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा भी किया है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत एतमाद साजी के लिए इस नौयत का कोई कदम उठा सकती है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू पीएम ऑन केपी अफेयर्स, और सीनियर लॉयर हैं पीटीआई के अली बुखारी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, मुझे ये बताएं, क्या सलमान अकरम राजा के बयान के बाद ये समझा जाए कि पीटीआई ने वज़ीर आज़म की पेशकश एक बार फिर ठुकरा दी है? क्योंकि वहाँ से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस सामने आ रहा है, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये क्या किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। देखिए आदिल भाई, पहले चीज़ तो ये देखनी है कि वज़ीर आज़म ने इनिशिएटिव क्या लिया या वज़ीर आज़म साहब ने क्या बात कही। आपने अगर कोई नेगोशिएशन की तरफ आना है, सियासी लोगों से बैठ के बात करनी है, सियासी पार्टियों से बैठ के बात करनी है, सियासी कल्चर को आगे बढ़ाना है, उसको आगे की तरफ लेकर जाना है, मुल्क को उसके ज़रिए से चलाना है, तो आपने उसके अंदर बैठ के सीरियसली बात करनी होती है। उसके अंदर अगर मगर दाएं बाएं आए शाएं ये चीज़ें नहीं होती, कंडीशनल चीज़ें कभी भी नहीं होती कि आप बैठने से पहले कोई कंडीशन रख लें और यूं करेंगे, तो ऐसे नहीं होता। उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप खुले दिल से, बिल्कुल मैलाफाइड इंटेंशंस ना हो आपकी, आप कोई अल्टीरियर मोटिव्स ना हो, आप बैठ के दावत दें, सुने और उसके बाद कोई बात करें। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ ना, तो प्राइम मिनिस्टर मुझे अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं कि वो कंडीशन ना रखें, बट कंडीशंस आप लोग भी रख रहे हैं ना। वो भी आगे से यही कह रहे हैं कि आप भी कोई प्री कंडीशंस ना रखें, आप भी जो है अपने क्रेडिबल और जो सीरियस लोग हैं उनको आगे करें जो बात कर सके, क्योंकि आपके यहाँ मल्टीपल स्टांस होता है, मल्टीपल पोजीशंस लेते हैं आपके जो पार्टी के लीडर्स हैं। सो वो भी ये कह रहे हैं कि हम किस से बात करेंगे, क्या बात करेंगे। अगर बात करेंगे तो एक एहतजाज पे निकला हुआ है, एक डायलॉग की बात कर रहा है। सो ये तो फिर 2 वे ट्रैफिक होगा ना, 1 वे ट्रैफिक तो नहीं होगा। आदिल भाई, ऐसे नहीं होता। देखिए, हम तो अपोजिशन में है ना, हम तो मार खा रहे हैं। अगर हम ऐसी बात करते हैं तो जस्टिफाइड है कि यार आपके साथ इतनी ज्यादतियां हो रही हैं, हमें इलेक्शंस के ऊपर इशू है, उसके बाद 26 नवंबर इशूज, 9 नवंबर इशूज, 9 मई इशूज, चलते चलते यहाँ तक लेके आए इमरान खान साहब जेल में, उनकी बहनें, भाई, भांजा, सारी पार्टी लीडरशिप जो है कोट लखपत भरी हुई है, हम सारे लोग पर्चों में आए हुए हैं। गवर्नमेंट तो पावर कॉरिडोर में है ना, हम तो कोई कंडीशनल बात करने के लिए तो कुछ समझ लगती है। अगर या तो वज़ीर आज़म के पास इतनी ताकत नहीं है, इतने उसके पास पावर नहीं है कि वो बैठ के खुद डिसीजन कर सकें, पहले तो बुलाएं ना, आप गुड विल जेस्चर शो करें, आप बुलाएं, कहें ओके बैठें जी, आप बात तो करें। ओके, राइट, हम सीरियस हैं। राइट, लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम इख्तियार वली साहब। इख्तियार वली साहब वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं है। अगर इख्तियार तो खैर आप तो हैं उनके पास, मैं हैरान हूं किस इख्तियार की बात कर रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं है, सो वो कुछ ऑफर करें, अगर कोई अच्छी ऑफर करते हैं तो बात हो सकती है। हम तो प्री कंडीशंस अपनी रखेंगे, आप कोई प्री कंडीशन ना रखें। और जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि कोई प्री कंडीशंस नहीं होंगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म है वो नहीं होगा, और साथ में ये भी कि क्रेडिबल लोगों से बात होगी, इनके मल्टीपल फैक्शंस हैं उनसे बात नहीं हो सकती। इज इट करेक्ट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी भाई। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इनकी जो है ना, मतलब 2.25 साल हो गए फरवरी 2024 के इलेक्शन को हुए हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक पॉलिटिकली जो मकासद हासिल करना चाहती थी, क्या वो हासिल कर सकी है? कोई एक गोल इन्होंने अचीव किया है माँ सिवाय अपनी पार्टी
टूटने के, उसमें फ्रिक्शंस पैदा होने के, सुबकियां इनको होती हैं, आए रोज होती हैं, लेकिन दिन में सीना चौड़ा करके कहते हैं कि नहीं जी असी तो ठीक ही हैं। भाई आपको अगर कोई मुज़ाकरात की दावत देते हैं तो आप समझते हैं कि आप ताकतवर हैं, वो कमजोर है। अगर आपको कोई टेबल पर बैठने की बात करता है आपके साथ तो वो कौमी वहदत और कौमी यगानियत पैदा करने के लिए करता है, आप कहते हैं कि नहीं जी हम तो कंडीशन रखेंगे। ऐसे होता नहीं है। आप जिनके साथ बैठकर, वो क्या इनकी तंजीम है, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने दस्तूर पाकिस्तान, उसके कितने से, उसमें ये चकजई साहब हैं, हाशमी साहब भी बैठे हुए थे। अब मौलाना साहब इनके साथ है नहीं, वो इनकी जो अपोजिशन अलायंस है उससे बाहर हैं, लेकिन उनके मुंह से इस तरह की बातें नहीं निकलती। और ऐसे क्या होगा, इनकी कंडीशंस क्या है? हमारी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दो, हमारी मर्जी का आर्मी चीफ लगा दो, कोई दूसरा कमर जावेद बाजवाई ले आओ, हमारी मर्जी का कोई जनरल फयाज हमीद ले आओ, हमारी मर्जी का वजीर आजम बिठा दो। ये कंडीशन आपको मानने वाली बातें हैं? तो ये आपसे ये कंडीशन लगा रहे हैं अभी तो इनकी और मुतालिबात है क्या? ये तो आज भी फिक्री तौर पर, शऊरी तौर पर, और आप जो भी कहें, हर तौर से ये लोग ये महसूस करते हैं कि ये आज भी डी चौक में खड़े हैं। अच्छा, कहते हैं कि जी इस्तीफा दे दो। मुझे ये बताएं, इनकी तरफ से आप लोगों को पार्टी लेवल पे, किसी भी पार्टी लेवल पे कोई मतलब रिस्पांस आप लोगों को मिला है अपनी ऑफर के बाद? किसी लेवल पे कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो रहे हैं? कुछ ऐसा कुछ हुआ है? सर वो मेरे ख्याल में एक बैरिस्टर गोहर ही है जो थोड़े से रीजनेबल बंदे हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत खुशाइंद बात है। और ये मैं आपको बात ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने बैरिस्टर गोहर की जो इस वक्त इनके, ये पता नहीं उनको कितना चेयरमैन मानते हैं, लेकिन वजीर आजम ने उनकी 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो सुनी है, और उसमें वो यही कह रहे थे कि हुकूमत हमारे साथ बात करे, हम बात करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दे दिया। आज जी अली बुखारी साहब फरमा रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर के पास तो इख्तियार नहीं है। अब मैं आपको इधर क्या बताऊं, प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार भी है और इख्तियार वली भी है। यही तो मैंने शुरू में आपके पास, और ये भी आपको बता दूं कि अगर आप रोना धोना, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि उनके पास इख्तियार है, लेकिन मैं आपके आर्गुमेंट के आखिर में ये कहूंगा कि उनके पास इख्तियार भी है और वली भी है। अच्छा, तो बुखारी साहब, उनके पास इख्तियार भी है वो कह रहे हैं, और वली भी है। आदिल भाई, अच्छा, लेकिन एक चीज बताएं, अब वो कह रहे हैं कि यार हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आप पता नहीं अपने चेयरमैन को कितना सीरियस लेते हैं, कितना नहीं लेते, बट वो कह रहे हैं कि अगर हमने प्राइम मिनिस्टर ने फिर ऑफर किया, आप कह रहे हैं कि वो नॉन सीरियस हैं या उनके पास पावर नहीं है, ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर की ऑफर को अगर सीरियस नहीं लेते तो आप एहतजाज का इरादा रखते हैं। अगर आप एहतजाज का इरादा रखते हैं तो आपको पता है गवर्नमेंट ने प्लान बी तैयार किया हुआ है। सो मुझे बताएं, ये सबको तो यू हैव डन इट अर्लियर ऑल्सो, व्हाट हैव यू अचीव्ड आउट ऑफ दिस पॉलिटिक्स? देखिए आदिल भाई, बात यह है कि 1 by 1 चलते हैं। पहले आपने कहा जी कि वज़ीर आज़म साहब का इख्तियार भी है और उनके पास वली भी हैं। हाँ। मैं ये चीज़ पूछता हूँ मासूमाना सा सवाल से कि यार मैंने तो नहीं ये बात कही ना, वज़ीर आज़म ने खुद चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे केपी सूबे के सीएम को कहा कि यार आप मुबारकबाद दी, उन्होंने फोन पे कहा ओके जी मुलाकात करा दें, तो उन्होंने कहा मैं पूछता हूँ। अब मैं से क्या मतलब अखज़ करूँ यार, मुझे आप ही बता दें, एक आम फहम इंसान हूँ ना, मैं तो आम इंसान हूँ। अब दूसरी बात मुझे ये बता देंगे, कल उन्होंने कहते हैं, मैंने खुद उनका सुना एक टेलीविजन के ऊपर, वो उनका टॉक शो में उनका चल रही थी क्लिप के जी ओके मैंने सुना है, पढ़ा है न्यूज़पेपर पे कि पीटीआई वाले कहते हैं कि हमसे गुफ्तगू शुनीद कर दें, अच्छी बात है, लेकिन फलां ना हो। और भाई आप प्रिजम्पशन को कैसे ट्रुथ मान लेते हैं? आप पहले बैठाएं। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको बुखारी साहब, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जो 2 स्टेटमेंट आपने कोट किए हैं ना, एग्जैक्ट ऐसे स्टेटमेंट इससे कई गुना ज्यादा हमने सुने हुए हैं। जब इमरान खान कहते थे कि मुझे तो पता ही नहीं डॉलर की प्राइस ऊपर हो गई, मैंने टीवी पे देखा और मुझे मेरी फैमिली ने बताया, मेरी मिसेस ने बताया, और मिनिस्टर की बात की थी, फिर उन्हें बताया गया, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर है, आपको कैसे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, जो आई डोंट नो वो महंगाई का था या डॉलर का था। एनीवेज जरा सुन तो लें, गुजारिश तो सुन लें। दूसरा जुमला जो आपने बोला, उन्होंने अपने रिकॉर्ड पे इंटरव्यू में कहा कि मेरी हुकूमत तो कोई और चलाता था, मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था,
और मैं तो जो मुझे कहा जाता था बस हम मैनेज करते थे। सो इससे कई गुना ज्यादा आप एडमिट कर चुके हैं। तो आप मानते हैं कि फिर आप भी उतने ही आप लोग भी जो है वो बेख्तियार थे मगर हुकूमत करते रहे। हुकूमत तो इसका मतलब ऐसी चीज है कि कोई इख्तियार हो ना हो करना चाहता है। इसीलिए तो आदिल भाई मैंने बात कही थी पहले शुरू में कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर के 2 स्टेटमेंट्स हाल की कर रहा हूँ। हम तो बहुत बुरे थे ना यार, हम तो 3 साल के लिए, ये तो 40-50 साल से नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं ना। इनके पास इख्तियार भी हैं, वली भी हैं, वारिस भी हैं। वो अलग बात है कि हम चेयरमैन को तो मानते हैं अपने को, इनकी सीएम पंजाब अपने चाचा को प्राइम मिनिस्टर मानती है, यानी दैट इज ऑल्सो अंडर क्वेश्चन। अगर आप चेयरमैन हमारे के बारे में बात करेंगे तो यही होगा। लेकिन टाइम बीइंग और प्रेजेंटली आज तो हमारे इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, उनकी रोजा मुहतरमा जेल में। आज तो इख्तियार इनके पास है, आज तो प्राइम मिनिस्टर ये हैं, आज सीएम ये हैं, आज जेल खाना जात का मिनिस्टर इनका है, आज जेल रावलपिंडी में आती है, सीएम पंजाब के नीचे आती है। ओके, तो इनको सीरियसनेस शो करनी जी इख्तियार वली साहब। एक बंदा एक से ऐड कर दूं आदिल भाई, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड गिरता है ना आज की तारीख में, एक कतरा खून भी गिरता है तो उसका जवाब प्रेजेंट गवर्नमेंट देगी ना, मैं तो नहीं दूंगा, आप तो नहीं देंगे, हम तो पोजीशन में हैं। दे आर रिस्पांसिबल। बुखारी साहब ने जोश खिताबत में कह दिया कि ये 50 साल से हुकूमत में है। 40 मेरे हिसाब से ऐसा नहीं, इनको बोले कर ये 40 नहीं, अभी आपने बोला है, आपके अल्फाज है, मैं गिनता हूँ 40-50 साल, आप 50 साल हमारे पूरे करें। मैं बताइए, हाँ जी, फिर मैं आगे बात करता हूं। बताइए 70 से 79 तक जुल्फकार अली भुट्टो। आदिल भाई आपने नोट करना है, यू आर द बेस्ट भाई, इसको बताइए। उसके बाद 81 में नवाज शरीफ साहब पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं सर दोनों गवर्नमेंट में बैठे हैं ना, सुन लें आप मेरी अपने सवाल के, मैं जवाब ले लूंगा। अच्छा, मैं आप दोनों स्टेट दिस पॉइंट, ठीक है, बात है ना चेंज हो गई। वो अपने 50 साल से वो अपने 50 साल समझ रहे थे, लेकिन आपने उसमें पीपी भी डाल दी। मैं आप दोनों को एक लतीफा सुनाता हूं, फिर बात आगे होगी। मैं एक सेकंड बुखारी साहब, एक सेकंड वली साहब, अख्तियार वली साहब आपसे भी माजरत। देखिए वो ये बिल्कुल ऐसे बन गया बुखारी साहब आपका आर्गुमेंट, एक ना पुराना लतीफ़ा है, तो मैं ज़रा वो जो प्राइस थी इन्फ्लेशन उसमें आप ऐड कर ले। एक गार्ड ने एक चौकीदार ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, यार तुम बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? तो उसने कहा यार मेरी और साहब की मिला के 35,000 रुपये बनते हैं। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारी तनख्वाह पूछी है, साहब की नहीं पूछी। उसने कहा अगर साहब का 20,000 निकाल दो तो पीछे रह क्या जाता है? तो आपने पीपल्स पार्टी भी इनके साथ डाल दिया है। अख्तियार वली साहब वो ये कह रहे हैं आप दोनों एक ही हैं, 70 से आप दोनों एक ही हैं, सिर्फ आप लोग लड़ते हैं अपने मफाद के लिए। अख्तियार वली साहब आप इनका हिसाब किताब देखिए ना, कहते हैं जी कि ये 81 में, इख्तियार वली साहब कहते हैं 81 में नवाज शरीफ साहब आ गए। नवाज शरीफ साहब जो थे वो लाहौर की लोकल बॉडीज के क्या कैन यू लिसन मी? अब्बासी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, गो अहेड। मेरी आवाज आ रही है आदिल साहब आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं क्या ये कहते हैं कि 81 में नवाज शरीफ साहब आ गए। नवाज शरीफ साहब 85 में चीफ मिनिस्टर बने थे। हाँ। और मिनिस्टर से उससे पहले, उसके बाद वो वजीर खजाना थे पंजाब में, वजीर आजम वजीर खजाना थे। सर क्या कह रहे हैं, 2 दफा 2 मिनिस्ट्रियां बुखारी साहब सर गलत तो फैक्ट है, फिगर तो गलत ना करें सर। मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूं। ऐसी बात है तो फिर मेरी जान बुखारी साहब 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, और 4 साल में अगर वफाक की लगा दूं तो 17 साल हुकूमत आपने की है फिर इस मुल्क पे। फिर तो ये भी एक कानून बन गया, फिर तो इसको भी तस्लीम करें। मानता हूं 13 साल से हम केपी में अच्छा मेरा ख्याल है अब इससे जो है ना हम निकलते हैं, टेन्योर वाले टाइम से निकलते हैं। मैं चाहता हूं कि जरा सीरियस हमारा एक जो चैलेंज है हमारे सामने वो ये कि डायलॉग का क्या बनेगा। इख्तियार वली साहब मुझे ये बताएं कि ये जो इन्होंने बात की है कोट लखपत जेल में जो असीर रहनुमा है उन्हें पैरोल पे रिहा किया जाए, क्या आपकी गवर्नमेंट इस बारे में कुछ सोच सकती है ऐसी कोई? और ज़रा ये बताइएगा जो सूबे के तर्जुमान है केपी के, उन्होंने कहा हम फिर रास्ते बंद कर देंगे और सूबे के, और इस तरह एहतजाज की बात की, तो ज़रा अपने सूबे पे भी कमेंट कीजिएगा ये जो रास्ते बंद करने वाली बात पर। बताइएगा कि क्या इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जा सकते हैं पैरोल पर रिहा करने के बाद जो असीर रहनुमा है कोट लखपत जेल वाले? इख्तियार वली साहब। कोट लखपत जेल वाले असीर रहनुमा पैरोल पे रिहा करने की वजह क्या हो सकती है? वजह क्या है? क्या कौन सी उफ्तार टूट पड़ी है? कौन सी कयामत आ गई है? क्या हुआ क्या है? पैरोल पे रिहाई के लिए कोई रीजन भी तो चाहिए। तो मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो रीजन चाहिए उसमें से कोई रीजन जो है मौजूद नहीं है।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जो है तो वो इतनी जरूरी नहीं है कि उनकी रिहाई हो जाए और हम भूल जाएं, लाएं फिर वो तोशाखाने से जो अरबों रुपए की चीजें उठाई हैं वो वापस जमा करा दें, और जो 190 मिलियन पाउंड पे आप पे करप्शन लगी है, नहीं वो कोट लखपत वाले तो 9 मई में है ना सर अंदर साबित हो चुके, वो पैसे 9 मई में भी है, 9 मई की वारदातें जो है वो तो अलग चीजें हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज हो जी काबिल गौर हो सकती है। दूसरी बात आपने की नहीं, दूसरी बात आपने पूछी खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने की। आदिल अब्बासी साहब, मैं आपके शो में ये बात इंतहाई जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं और पूरी कौम भी गवाह रहे कि गुज़श्ता साल जब 26 नवंबर की वारदात डाली गई थी उस वक्त पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट था। उससे पहले जब 9 मई हुआ था उस वक्त पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट था। ये जो धरना हुआ था 126 दिन का, उस वक्त पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट था। अब पाकिस्तान सॉफ्ट से हार्ड स्टेट बन चुका है और अब हार्ड से आगे हमने स्ट्रॉन्गर का फैसला भी कर लिया है। अब कोई ऐसा नहीं कर सकता कि बंदूक लहराते हुए आएगा और वो इस्लामाबाद पर हल्ला बोलेगा, या आप बोलेंगे कि मैंने मोटरवे बंद कर दिया, मैंने जीटी रोड बंद कर दिया, मैंने खैबर पख्तूनख्वा से कोई रेलवे ट्रैक बंद कर दी। मेरे ख्याल में ऐसा हुआ तो उस दिन फिर आपकी हुकूमत, आपका जो इक़्तिदार है, ये जो आपका नशा है, ये इंशाअल्लाह फिर आप कह रहे हैं जिस दिन सड़कों पर आएंगे इस्लामाबाद आने के लिए उस दिन गवर्नर राज होगा केपीके के अंदर। गवर्नर राज हो या जो भी हो, कोई भी राज हो, और क्या रास्ता है उस सर? दिन जो है नींबू घोल के पिला देंगे, सारा नशा उतार देंगे। ऑल राइट बुखारी साहब, नींबू मिक्स करके पिला। बुखारी साहब अब वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई इतनी मजबूरी नहीं है, लेकिन ये बताइए जो फवाद चौधरी एंड कंपनी एडवाइस दे रहे हैं वो कोई डूएबल है? कोई आपके यहाँ उसमें एक्सेप्टेंस है कि कुरैशी साहब समेत कुछ लोगों को पैरोल पे रिहा कर दिया जाए? इज इट अ गुड मूव? देखिए आदिल भाई, 2-3 चीज़ों को मैं वन बाय वन इख्तियार भाई ने मेरी बात की एड्रेस करूँ। पहली बात यह है कि हमें सुबह बंद करने की जरूरत नहीं है। हम जिससे ऐलान करेंगे पूरा पाकिस्तान ये खुद बंद कर देंगे। और पिछले 3 सालों में देख लें, कराची से लंडी कोतल एंड नीलम वैली से सुस्त बॉर्डर तक सारा पाकिस्तान इन्होंने बंद किया, हमने नहीं किया। हमारा तो ऐलान करने की देर है, इन्होंने खुद ही बंद कर देना है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ है, कभी भी स्टेट हार्ड एंड सॉफ्ट अपने लोगों के लिए नहीं होती। स्टेट जो है वो होती है ही अपने अवाम से है, पब्लिक एट लार्ज से है। 25 करोड़ अवाम जो हैं वो स्टेट होते हैं, याद रखिएगा ये। और यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 7 भी बयान करता है। मैं तो एक लीगल बात कर रहा हूँ। सो कहने का मकसद ये हार्ड एंड फास्ट रूल हमें मत बताएं। स्टेट जो है अपने लोगों के साथ हमेशा जो है वो लीगल टर्मिनोलॉजी में बात करती है, बदमाशी में नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो है वो बड़ी सिंपल सी चीज़ आपने पूछी। देखें जो लोग हमारी पार्टी से चले गए और जो एफर्ट्स कर रहे हैं, अच्छी एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स उनकी जो है उनमें ये तो अल्लाह को पता है कि उनकी नीयत क्या है। लेकिन टेम्परेचर कम होने में कोई बंदा भी अपना किरदार अदा करता है, आप भी कर सकते हैं, XYZ कोई भी कर सकता है। जो पैरोल की बात की, अब फॉर एग्जांपल इख्तियार भाई ने कहा जी 9 मई केसेस में, अब मैंने तो 4 नहीं 7 नहीं 10 नहीं 15 केसेस शाह महमूद कुरैशी साहब के जो है उसमें मैं कौंसल हूँ। पिंडी वाला GHQ हमले में भी हूँ, वो यहाँ पर मौजूद नहीं, वो कराची में मौजूद, उनकी वाइफ का ऑपरेशन, उनके टिकट्स, हर चीज़ साथ अटैच और नेक्स्ट है, इवन एंड अदरवाइज है। तो भाई इसके अंदर साफ जाहिर है ना कि पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। और पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस 1 निब ऑफ पेन से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कंप्लेनेंट कोई प्राइवेट बंदा नहीं है। आदिल भाई जितने केसेस हैं मेरे ऊपर भी जितने केसेस, लेकिन सर आपकी पार्टी बुखारी साहब के बारे में ज्यादा बात नहीं करती, शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ज्यादा बात नहीं करती। आप तो काउंसिल हैं, जाहिर है आप करते हैं। आप तो करते हैं, देखिए जी आपकी पार्टी तो उनका जिक्र ही नहीं करती, कहीं जिक्र ही नहीं होता। पार्टी भी करती है, पार्टी भी करती है। जब भी हम इंटरनल मीटिंग्स होती हैं, आज भी जिक्र हुआ तो मैंने ही किया ना, शाह साहब का, मेरे पार्टी के लीडर हैं, वो वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी हैं वो, और इन्होंने बड़ी कुर्बानी सर आपकी देखें इंटरनल मीटिंग से ज्यादा आपका सोशल मीडिया मैटर करता है, वहां उनका कोई जिक्र ही नहीं। सोशल मीडिया तो देखें, सोशल मीडिया तो शायद खान साहब की वाइफ है, उनको भी इतना अंडर डिस्कशन नहीं लाता, उनकी बहनों को भी नहीं लाता, खान साहब को लाता है। क्योंकि ये सारी जितनी भी हस्तियां मैंने नाम लिए, ये सारे खान साहब से रिलेटेड है ना आदिल भाई। नहीं लाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं तो लाते हैं, वो तो फिर सबको ले आते हैं। फिर सबको देखे ना, शायद मेरा आज तीसरा प्रोग्राम है और मैं उस तीनों प्रोग्राम्स में शायद ही कोई ऐसे कोट लखपत जेल के कह दिया जिनका नाम आप लोगों का मुज़ाकरात वाला दरवाजा मुझे लगता है कि बंद ही है, इसमें से निकलना कुछ नहीं है। सो आगे जो है वो फिर क्योस है। आदिल भाई मैं एक चीज अर्ज करूं छोटी सी, यहाँ पर दरवाजे बंद खुलने को तो पता नहीं चलता। हम बायोमेट्रिक कराने गए थे 9 मई को और हमारा सर फट गया हाई कोर्ट के अंदर, और उसी हाई कोर्ट ने जो है मियां नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक जो है वो
जाके कर ली एयरपोर्ट पे, तो कोई पता नहीं खान साहब की बायोमेट्रिक भी अडयाले से ही हो जाए, तो यहाँ पर पता नहीं चलता। ये पावर के नशा मशा कभी भी नहीं होता। इख्तियार भाई मेरे सीनियर हैं, भाई हैं, वो थोड़ा सा इख्तियार वाली साहब 1 मिनट, वो कह रहे हैं पावर का नशा वशा कोई चीज नहीं होती, वील हैंडल इट। चलो जी, आप देख लीजिए, आजमा लीजिए। मेरे ख्याल में मैं एक बात आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके डीएनए में कोई मुज़ाकरात, लचक या जो इसको कहते हैं ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन चीजों का कोई इधर इनमें है नहीं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अकल वाली बात करेंगे, बावजूद इसके कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपके बात में यही बात की थी कि पौने 2 साल में आप चेक कर लें कि इन्होंने क्या पाया, कौन से टारगेट इन्होंने अपने पॉलिटिकल अचीव किए, रिजल्ट 0 है, अभी भी 0 होगा। इनके पास जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी ये नहीं करेंगे। और इनको ये बात अब तस्लीम कर लेनी चाहिए कि ये जो कहते हैं ना कि पॉपुलर लीडर बहुत फेमस, ये फेमस वो फेमस, ये पॉपुलैरिटी ये रात में एक रात में खत्म हो जाती है। आपको तो पौने 2 साल से ज्यादा अरसा, इससे ज्यादा अरसा हो गया। दूसरी बात आपको ये भी बताऊं, इस मुल्क में आपके अलावा दीगर पॉलिटिकल पार्टियां मौजूद हैं जिन्होंने लाखों वोट लिए हैं, वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जहन में ये है कि 25 करोड़ अवाम है और एक हम है, और बस हमारा ही लीडर है और हमारी ही पार्टी है, बाकी कोई नहीं है। Okay. इस तरह कोई नहीं है। थैंक यू सो मच इख्तियार वली साहब, अली बुखारी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बज़ाहिर ये लगता है कि ये डायलॉग की ऑफर पीएम की तरफ से भी कर दी गई है। शायद गवर्नमेंट को ये अंदाज़ा भी है कि पीटीआई से किसी किस्म का कोई सीरियस डायलॉग नहीं हो सकेगा। अगर वो कह रहे हैं कि हमसे बात करें या डायलॉग करें, तो यहाँ से भी ऑफर कर दी गई है। और पता है कि वहाँ से डिफरेंट फैक्शंस हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो कि एक प्रोटेस्ट की बात कर रहा है, तो एक डायलॉग की बात कर रहा है। तो वहाँ पर कौन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? सबको पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि बानी चेयरमैन की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ कोई जा सके। तो गवर्नमेंट ने भी ऑफ़र कर दी है, जिसको अब कहते हैं कि बरसबील तस्करा, उन्होंने भी कह दिया आओ ठीक है यार मुज़ाकरात कर लो, लेकिन मुज़ाकरात में वो नहीं लो। और पीटीआई की तरफ से भी मुज़ाकरात सिर्फ ज़ाहिर उसी सूरत होंगे जब वो अपनी जो मुलाकात के मुतालबात कर रहे हैं, और वो होता फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा चंद दिनों में। आगे अगर होता है तो ज़ाहिर है उसके बाद शायद कुछ बातचीत आगे बढ़े। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पीआईए की निचकारी हो गई है। 75% शेयर आरिफ हबीब ग्रुप ने कंसोर्शियम के साथ ले लिए हैं। कैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ? आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। जब वो वापस आते हैं तो फिर उनसे डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पीआईए की निचकारी कामयाबी से मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद बरसों से जारी तात्तुल का खात्मा हो गया और कौमी एयरलाइन को निजी शोबे के तहत बहाली और तरक्की का नया मौका मिल गया है। निचकारी के नतीजे में पीआईए की इंतजामी ढांचे, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और ऑपरेशनल कारकर्दगी में बेहतरी की तवक्को की जा रही है, जो इदारे की बका के लिए नागुज़ीर थी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए के 75% शेयर्स के लिए 135 अरब रुपए की बोली दी, जो मुकर्ररा बुनियादी कीमत से कहीं ज्यादा है, और इस बात की अक्कास है कि सरमायाकार इस अमल और इदारे के मुस्तकबिल पर एतमाद रखते हैं। इस रकम में से 125 अरब रुपए डायरेक्ट पीआईए में लगाए जाएंगे, जबकि हुकूमत को फौरी तौर पर 10 बिलियन हासिल होंगे। इसके अलावा बकिया 25% हिस्से की सूरत में हुकूमत को मजीद तकरीबन 45 बिलियन रुपए मिलेंगे, और यूं कौमी खजाने को मजमूई तौर पर 55 बिलियन रुपीस का डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। निचकारी के साथ कौमी खजाने पर सालाना तकरीबन 35 अरब रुपए के नुकसानात का बोझ भी खत्म हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक अगर ये अमल ना किया जाता तो आइंदा 2 बरसों में पीआईए को बंद करना नागुज़ीर हो जाता। हुकूमत ने मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए 12 माह की मुलाजमत की ज़मानत दी है, जबकि पेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ और दीगर वाजिबात की जिम्मेदारी अपने पास रखी है। आम बात यह भी है कि इस निचकारी में सिर्फ पीआईए के ऑपरेशनल असासे शामिल हैं, जबकि तमाम रियल एस्टेट असासे इस अमल से बाहर रखे गए हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि मकसद एयरलाइन की बहाली है, ना कि असासों की फ़रोख्त। ये फैसला रियासती पॉलिसी में इस तब्दीली की अलामत भी है कि हुकूमत अब कारोबार के बजाय पॉलिसी साजी और निगरानी पर तवज्जो देगी। बैनुल-अक़वामी मिसालों की तरह जहां ब्रिटिश एयरवेज और जापान एयरलाइंस निचकारी के बाद कामयाब हुई, फाइनेंशियल टाइम्स समेत आलमी इदारे भी पीआईए की निचकारी को एक पॉजिटिव और बरवक्त मुआशी फैसला करार दे रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप कंसोर्शियम, जिसने कल पीआईए की बिड जो है विन की है 135 बिलियन में, और ये एक सक्सेसफुल बिड थी, जो कि अभी इब्तिदाई तौर पर इस बिड से जो पहले लगी थी उससे ये 20 अरब रुपए ज़्यादा है।
आरिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी, और इस प्राइवेटाइजेशन से एक आम सवाल जो लोगों के जहन में उठ रहा है वो ये है कि 92% जो है वो रकम तो वापस PIA में इन्वेस्ट हो जाएगी, तो फिर इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? आम व्यूअर्स के लिए जो ग्रास रूट पर लोग समझना चाहते हैं चीज़ों को ग्राउंड पे, उनको आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या हुआ है सारा मामला? एक तो ये है कि ये जो इसमें से 125 अरब रुपए जो है वो एयरलाइन की डेवलपमेंट पे खर्च होगा। तो उसमें जहाज़ों की जो है रिफर्बिशमेंट है, जो है उनका मेंटेनेंस है, और एडिशनल जहाज जो है वो प्रोक्योर करना है, उसके लिए जो है कैपिटल की जरूरत होती है। जी। तो वो सारे उसकी प्रोक्योरमेंट होगी। और फिर ये कि आपका चेक इन काउंटर है, कैबिन है, उसको जो है रिफर्बिशमेंट की जाएगी, उनको अच्छा किया जाएगा, और सर्विसेज को जो है अच्छा करने में उस कैपिटल को इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है ये जो उसकी जो बैलेंस शीट वैल्यू है वो PIA की 0 है, यानी उसके 50 बिलियन के कैपिटल है तो 50 बिलियन का लॉस है जो ये कंपनी मिल रही है। तो उसका गवर्नमेंट को जो है एक तो ये 10 बिलियन रुपया इस बिड से मिलेगा, और उनको 25% शेयर्स फ्री मिलेंगे। तो उस 25% शेयर की वैल्यू जो है वो अगर हम 135 बिलियन से लें तो 45 बिलियन बनती है। तो गवर्नमेंट ने यानी 100% जो शेयर होल्डिंग होगी वो कोई 55 बिलियन रुपीस का बना, जिसकी की बुक वैल्यू 0 है। और एयरलाइन जो है वो हर साल लॉस करती है जब तक कि ये नई इन्वेस्टमेंट न की जाए, ये एयरलाइन बिजनेस PIA का वायबल नहीं होगा। तो ये इसकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन की बेसिस पर और फिर ये फैसला करना। ये जो एक बात हो रही है सोशल मीडिया पर भी, अब बाहर बहुत की, सिर्फ 10 बिलियन जो है वो गवर्नमेंट को आया, ये तो उससे भी लेस है जो पिछले साल इसकी बिल्डिंग की एफर्ट हो रही थी। सो आप कह रहे हैं इन रियलिटी एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, 55 बिलियन जो है वो गवर्नमेंट के पास आया जिसकी बुक वैल्यू 0 है। यानी जो गवर्नमेंट को 55 बिलियन आया, लेकिन एयरलाइन को PIA को 125 बिलियन मिला ना जी। PIA को 125 बिलियन PIA को मिलेगा। तो PIA जो है वो कंपनी है जो अच्छी सर्विसेज अपनी को अवेलेबल करने के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें होगी, और उसमें नए जहाज ऐड करने हैं उसके अंदर। तो मेन तो पब्लिक को जो है ये इससे तो कोई सरोकार नहीं है कि वो 10 बिलियन अगर गवर्नमेंट को मिला है तो पब्लिक की जेब में कुछ आ जाएगा। पब्लिक के लिए तो ये है कि उसकी सर्विस बेहतर हो। और सब PIA को लॉसेस से निकालकर प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपके पास लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म क्या रोड मैप है, और ये जो 100 डेज हैं उसमें किस किस्म के इनिशिएटिव्स जो है वो लिए जाएंगे जिससे PIA को लॉसेस से निकालकर प्रॉफिटेबल बनाया जा सके? इसकी सर्विसेज को बेहतर की जाएगी और उसकी सेल्स बढ़ेंगी, और उसकी सेल्स जब बढ़ेंगी तो फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो मेन चीज ये है कि उसकी सर्विस को बेहतर करके इसकी मार्केट को जो है वो बढ़ाया जाएगा, और मार्केट को बढ़ाने की वजह से फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो कि बेहतर होने के चांसेस होते हैं। तो मेनली उसकी सर्विस को बेहतर करा के इसकी एक प्रिफर्ड एयरलाइन बनाया जाएगा, और प्रिफर्ड एयरलाइन के में फिर सारे लोगों की ज्यादा मांग बढ़ेगी और उनको एक अच्छी एयर ट्रैवल की फैसिलिटी अवेलेबल हो सकेगी। सही है सर। ये इसमें 2 मजीद इन्वेस्टर्स को आपको लेने की परमिशन है जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स के अकॉर्डिंगली, तो इसमें एक फौजी फर्टिलाइजर के हवाले से बात हो रही है, और दूसरा जो ग्रुप है उसके लिए आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं आपके कंसोर्शियम की, क्योंकि एयरलाइन में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, ये एक टेक्निकल सा बिजनेस है। सो दूसरी कंपनी कौन सी लाएंगे, और इनके फौजी फाउंडेशन के ऐड होने से क्या वैल्यू ऐड होगी आपके कंसोर्शियम में और इस सारे प्रोसेस में? आई थिंक उनके तो ज़ाहिर आने से उसकी मैनेजमेंट में जो है वो बेहतरी आ सकेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा जो लॉट है उसको कोशिश ये की जाएगी कि
उसमें टेक्निकल पार्टनर लाया जाए प्रिफरेबली, और दूसरी एयरलाइंस जो है उनको वो शेयर होल्डिंग जो है वो दी जाए, ताकि वो उनकी शेयर होल्डिंग होगी तो वो फिर एक किस्म का जो टेक्निकल हेल्प है वो ये कंपनी को अवेलेबल हो जाएगी। तो सर किसी इंटरनेशनल एयरलाइन को साथ आप इसमें पार्टनर करेंगे कंसोर्शियम? जी वो बिल्कुल ला सकते हैं। सो इस पर वर्किंग हो गई है या अभी होनी है? नहीं उसमें होनी है वर्किंग। अच्छा, सो सर इसको ये लॉस से निकाल कर प्रॉफिटेबल बनाने की हमने बात तो की है कि आप कह रहे हैं कि आपके पास इसका प्लान है, लेकिन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है आपकी इस प्रोसेस में? आई थिंक इसमें जो एयरक्राफ्ट एड होना है, जैसा मैंने कहा कि उनकी एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस को बेहतर किया जाएगा, उनका जो उनके पूरे तमाम सिस्टम्स है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम जो है वो किया जाएगा, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लाइट्स हैं, जो प्रॉफिटेबल रूट्स हैं, उस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लाइट्स को जो है वो बढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये ख्याल है कि जो इसके रूट्स हैं, इंटरनेशनल रूट्स हैं, सर्विसेज को बेटर किया जाएगा और इंटरनेशनल रूट्स से आप इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स या मेजर्स लेने हैं जो कि इस एयरलाइन के लिए रिक्वायर्ड थे लेकिन लिए नहीं जा रहे थे। एक वाइट एलिफेंट है, 35 बिलियन पर ईयर लॉस देती है, लेती रही है। अब ये देखना है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन से क्या वाकई PIA टर्न अराउंड हो जाएगी या फिर चैलेंजेस रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर ये फॉर्मूला कामयाब हो जाता है तो इसकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो प्राइवेटाइजेशन करने के प्रोसेस में मज़ीद जो चीज़ें उसके लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है, और आगे जो है वो आने वाले दिनों में ज़ाहिर है ये पता चलेगा। लेकिन PIA का कोई हाल नहीं था, PIA इस वक्त बदतरीन क्राइसिस से गुजर रही थी। तो देखते हैं कि इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के बाद वो जो लॉसेस सिर्फ कम होंगे या फिर PIA वाकई पूरी दुनिया के अंदर हमें जो है वो नेशनल करियर था, वो पाकिस्तान की एक प्राइड थी, वो दोबारा हफ़िज़ाओं में नज़र आती है और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाती है। ये हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।